हूं मैं राजीव। दोस्तों, संसद के शीतकालीन सत्र यानी विंटर सेशन का आज समापन हो गया और इस सत्र में जैसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं उनसे जाहिर होता है कि बीजेपी की तैयारी लोकतंत्र और संविधान का अवसान कराने यानी उसे पूरी तरह से खत्म करने की है। संसद का अगला सत्र तो फरवरी और मार्च में फिर से लगेगा। आप जानते हैं कि ये जो सत्र होगा, अगला सत्र, वो बजट सत्र होगा और ऐसी उम्मीद अब तक बाकी है कि यह अगला सत्र होगा ही। लेकिन बीजेपी की चालाक रणनीतियों में इस उम्मीद को बनाए रखना अब काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। गनीमत यही है कि बीजेपी की रणनीतियों का जवाब देने के लिए इंडिया गठबंधन ने एक बार फिर कमर कस ली है। राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर करके और कई गंभीर मामलों पर धाराएं लगाकर बीजेपी उन्हें संसद से हटाने की तैयारी कर रही है। मगर इस बार समूचा इंडिया गठबंधन बीजेपी के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। बात जब संविधान बचाने और बाबा साहब अंबेडकर के सम्मान को बचाने पर आ गई है तो कोई अगर मगर नहीं हो रहा है, बल्कि विपक्ष के तमाम दल एक साथ बीजेपी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। अब सवाल यह है कि देश की कानून व्यवस्था भी क्या लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए इस्तेमाल होगी या बीजेपी ने उसे भी हाईजैक कर लिया है। क्योंकि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने बताया है कि कांग्रेस की एफआईआर अब तक दर्ज नहीं हुई है। कांग्रेस चाहती थी कुछ मसले पे एफआईआर दर्ज कराना, लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक कांग्रेस की एफआईआर दर्ज नहीं की है। लेकिन उधर बीजेपी की एफआईआर और खासकर राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर कई धाराओं के साथ फटाफट दर्ज करा ली गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रमोद तिवारी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी मांग है कि सीसीटीवी फुटेज वहां पे एक एक मिनट की, एक एक पल की, एक एक इंच की, क्योंकि मैं समझता हूं सर्वाधिक संवेदनशील और सुरक्षित क्षेत्र संसद परिसर, वो जारी करें और जो कुछ वो कह रहे हैं उसी सीसीटीवी से, झूठ बोल के नहीं कि मिनिस्टर्स की सीरीज लगा दो, आज ये झूठ, कल वो झूठ, परसों वो झूठ, सुबह वो, दोपहर वो, शाम, सीसीटीवी फुटेज सील किया जाए और जारी किया जाए, जिसमें साफ दिखेगा कि जो जा रहे सदस्य उन्हें अंदर जाने से रोका गया। कल आप लोग गवाह हैं, हम लोग और भाजपा के लोग दोनों साथ पहुंचे थे। मैं और दिग्विजय सिंह जी थे, मुकुल वासनिक जी थे और हमारे करीब 15 एमपीज थे। हमने भाजपा के साथ एफआईआर, जो कुछ घटनाएं हुई, खड़गे जी के साथ बलपूर्वक हमें घुसने न देना, लोकतंत्र हाईजैक कर लेना, इसकी एफआईआर दोनों ने साथ लिखाई थी। पर उनकी एफआईआर तो लिख ली गई रात में, हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कई बार कहा है कि तो सुना आपने, हमारी एफआईआर अभी लिखा जाना बाकी है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का भी बयान आया है कि अगर अमित शाह कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर दिखाया गया तो वो साबित करें कि उन्होंने संसद में वो शब्द नहीं कहे हैं या फिर सामने आकर माफी मांग लें। यह मसला कहां से पूरा का पूरा आया है? ये पूरा मामला जो है वो है संसद, वो भी राज्यसभा में अमित शाह का जो बयान है, जो भाषण उनका है, उस भाषण का जो 11-12 सेकंड का भाषण, बहुत महत्वपूर्ण, उस पूरे 34 पन्ने के भाषण में से वो हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है जहां वो अंबेडकर 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 का जिक्र कर रहे हैं कि इतनी बार ये कांग्रेस वाले अंबेडकर का नाम लेते हैं, उतना अगर भगवान का नाम लेते तो उनके 7 जन्मों में के स्वर्ग उन्हें नसीब हो जाते। ये बात कह रहे थे और यहीं से बात जो है वो बवाल में तब्दील होते हुए दिखाई देती है। तो लेकिन ये मामला, और इस मामले में अभी फिर पवन खेड़ा कह रहे हैं कि अमित शाह पहले साबित करें कि उन्होंने गलत बोला है और या तो वो आकर माफी मांगे। आइए जरा सुन लेते हैं पवन खेड़ा को। To decide on the future steps, because this is an issue which is very close to the heart of every single Indian who believes in the Constitution of India.
So we will not let Mr. Amit Shah get away by insulting the greatest founding father of the Republic, which is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar. Sir, on the other hand, the BJP is saying that the allegations levied by the Congress are totally baseless and they are presenting a doctor's video. So why don't they apologize? Those words were uttered by Mr. Amit Shah. Can he deny that? Everybody has heard. तो ये शब्द बोले गए थे अमित शाह के द्वारा, क्या वो डिनाई करेंगे, क्या माफी आखिर क्यों नहीं मांगते हैं, ये कह रहे थे यहां पवन खेड़ा। तो इधर संसद में हुए घटनाक्रम पर सियासी गर्मी बढ़ रही है और बीजेपी को अपने घायल सांसदों की उधर बड़ी चिंता है। दोनों ही उनके घायल सांसद आईसीयू में हैं और उनके स्वास्थ्य पर निगरानी रखी जा रही है। लेकिन 70 बरस के किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की अनशन के कारण जो तबीयत बिगड़ी है, जिस तरह से किसानों को फिर आंदोलन पर मोदी ने मजबूर कर दिया है, उस बारे में न तो बीजेपी और न ही मोदी कुछ बोल रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी अपने ऊपर हो रहे बीजेपी के हमलों की फिक्र छोड़कर किसानों की चिंता में लग गए हैं। राहुल गांधी ने इसी मसले पर ट्वीट किया है। क्या कुछ लिखा है देखिए जरा। राहुल गांधी लिख रहे हैं कि एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी समेत अन्य मांगों को लेकर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल जी की तबीयत बिगड़ना चिंताजनक है। सरकार को बातचीत करके अनशन खत्म करवाना चाहिए। जायज मांगों के लिए किसानों को बार बार अनशन और प्रदर्शन के लिए मजबूर करना दुर्भाग्यपूर्ण है। 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद भी सरकार निर्दयी बनी हुई है। एमएसपी सहित अधिकांश मांगों को तो अब कृषि संबंधी संसद की स्थायी समिति ने भी स्वीकारा है, जिसमें सभी दलों के नेता हैं। मैंने पहले भी कहा है और फिर दोहरा रहा हूं, जैसे मोदी सरकार कृषि कानूनों को वापस लेने पर मजबूर हुई, वैसे ही उसे इन मांगों को मानने के लिए मजबूर किया जाएगा। किसानों और देश के लिए बेहतर यही होगा कि देर करने की बजाय जल्द से जल्द मान लें। ये बात कह रहे हैं राहुल गांधी। यानी एमएसपी की गारंटी और कर्ज माफी समेत कई जो मांग हैं और जिस मांग पर अनशन पर बैठे हुए किसान नेता, उसे जल्द से जल्द मांग लेना चाहिए। आपको बता दूं कि एमएसपी समेत कई मांगों को लेकर पंजाब हरियाणा के शंभू और खरौनी बॉर्डर पर किसानों का आंदोलन जारी है। खरौनी बॉर्डर पर अनशन पर बैठे जगजीत सिंह डल्लेवाल की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने आज पंजाब सरकार से अनशन कर रहे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को खरौनी बॉर्डर पर करीबी अस्पताल में भर्ती करने को कहा है। और किसान आंदोलन इस बार कितना लंबा खिंचता है कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि सरकार का ध्यान सिर्फ मोदी की कुर्सी बचाने के एजेंडे पर है। कांग्रेस का यह भी कहना है कि अडानी पर चर्चा ना हो, इसलिए बीजेपी ने यह सारा खेल रचा है। और इधर अब राहुल गांधी को नक्सली बताने की नई तैयारी शुरू हो गई है। देखिए, अभी तक राहुल गांधी अर्बन नक्सल कह के तमाम जो इस सरकार का विरोध करने वाले लोग हैं, या विरोध न कहें तो कम से कम ये कह सकते हैं कि सरकार जो काम कर रही है उस पर नजरें गड़ाए हुए लोग हैं और जो बातें रख रहे हैं, सरकार पर जो निगाहें टिकाए हुए हैं, उन लोगों को अर्बन नक्सल बताती रही है सरकार। लेकिन अब राहुल गांधी को भी नक्सली बताने की नई तैयारी हो रही है। और आज राज्य विधानसभा में महाराष्ट्र के सीएम फडणवीस ने कहा है कि हमारे देश के चुनावों में विदेशी हस्तक्षेप के सबूत संसद में आ गए हैं। 15 नवंबर 2024 को काठमांडू में एक बैठक हुई थी, जिसमें भारत जोड़ो यात्रा के कुछ लोग उस बैठक में शामिल हुए थे और इसके बारे में सारी रिपोर्ट मेरे पास है, ये फडणवीस कह रहे हैं। इस बैठक में ईवीएम को बदनाम करके बैलेट पेपर को लाने का दबाव बनाएंगे, यह एजेंडा भी तय किया गया था। सब कुछ फडणवीस का कहना है। फडणवीस ने यह भी कहा है कि मनमोहन सिंह सरकार में एंटी नक्सल ऑपरेशन में जिन 13 संगठनों के नाम लिए गए, उनका संबंध भारत जोड़ो यात्रा से है। कुल मिलाकर राहुल गांधी को हर तरफ से घेरने की कोशिश में बीजेपी लगी हुई है, लेकिन न राहुल डरेंगे और न इंडिया ब्लॉक का कोई और नेता डरेगा। और यह बात आज आदित्य ठाकरे ने कह दी है। जी हां, न राहुल डरेंगे और न ही इंडिया ब्लॉक का कोई और नेता डरेगा। ये बात कह रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटा आदित्य ठाकरे, राजनेता भी हैं, वो कह रहे हैं। सुनिए जरा। बिल्कुल, ये सारे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स है, लेकिन एक ही बात पे आना चाहता हूं। मुझे नहीं लगता राहुल जी डरते हैं, मुझे नहीं लगता कोई हम डरते हैं। हम सभी पे दर्ज कीजिए, कोई डरता नहीं है। हमारी मांग यही है कि गृह मंत्री जी इस्तीफा दे, क्योंकि उन्होंने महामानव डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर का अपमान किया है। तो सुन रहे थे आप, न राहुल डरते हैं ना इंडिया ब्लॉक का कोई नेता डरता है, और ये बात कह रहे थे आदित्य ठाकरे। तो दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक बीजेपी को चुनौती मिल रही है। इधर अब दिल्ली चुनाव नजदीक आ गए हैं और यहां केजरीवाल ने बीजेपी को रोहिंग्या बनाम पूर्वांचल का मुद्दा खड़ा करके नई मुसीबत में फंसा दिया है।
केजरीवाल जेपी नड्डा के संसद में दिए गए एक बयान के हवाले से लोगों को बता रहे हैं कि उन्होंने पूर्वांचल के लोगों को रोहिंग्या के बराबर रखा है और अब चुनाव में पूर्वांचली इसका जवाब देंगे। आइए जरा सुन लीजिए केजरीवाल की इस बात को। तो दोस्तों, ये मैं पूर्वांचल के लोगों को कहना चाहता हूं कि हम आपके नाम किसी हालत में नहीं कटने देंगे। आपको सम्मान दिया है हमने, आपको सम्मान की जिंदगी देंगे, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, कोई बीजेपी वाला अगर आपके घर आए उसको अपना नाम मत बताना, उसको अपनी डिटेल्स मत बताना, अपना वोटर कार्ड मत दिखाना, किसी बीजेपी वाले के साथ संपर्क मत रखना। कोई भी बीजेपी वाला आएगा वो हो सकता है आपके नाम कटवाने के लिए आपसे आपका नाम और वोटर कार्ड डिटेल मांग रहा है, और नाम चेक करते रहना। कुछ दिनों के बाद इस बात को हम दिल्ली के घर घर लेके जाएंगे। हर पूर्वांचल समाज के व्यक्ति के घर आम आदमी पार्टी जाएगी और नड्डा साहब का ये वीडियो सबको दिखाएंगे कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीके से दिल्ली के अंदर पूरे पूर्वांचल समाज के खिलाफ साजिश रच रही है। दिल्ली आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता एक एक घर में जाएगा और थोड़े दिन के बाद संजय सिंह पूरी दिल्ली के अंदर यात्रा शुरू करेंगे। जितनी पूर्वांचल कॉलोनियां हैं सभी तो संसद में मोदी विपक्ष से छिपकर भागते रहे। इतना हंगामा होने के बावजूद वो सामने आकर मुकाबला करने की हिम्मत नहीं दिखा सके और अब दिल्ली चुनाव से पहले चेतावनी मिल रही है। कैसे करेंगे मोदी इन चेतावनियों का सामना? कैसे अपने ही जाल में फंस रही है भाजपा और कैसे इंडिया गठबंधन और मजबूत हो रहा है? आज इन सब की चर्चा करेंगे। और राहुल गांधी को घेरने के चक्कर में क्या खुद घिर गए हैं नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी? सब कुछ जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। बहुत कुछ, बहुत बड़ा दिन आज का। संसद का अवसान हो चुका है, यानी संसद सत्र विंटर सेशन समाप्त हो चुका है। आज 20 तारीख है, 22 तारीख तक चलना था इस सेशन को। आज शुक्रवार है, उसके बाद 21 और 22 तो आज ही होना था, हो गया। लेकिन इसके बाद आगे क्या कुछ होने जा रहा है? क्या राहुल गांधी के लिए मुसीबतें खड़ी हो गई हैं या मुसीबत मोदी सरकार के लिए खड़ी हो गई है? क्या मुसीबत खड़ी कर दी है इंडिया गठबंधन ने? क्या इंडिया गठबंधन और मजबूत हो गया है? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ